हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 45। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अभिमन्यु मल्होत्रा पैलेस से होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं अवनी शेरा से, अंकल हम अभिमन्यु को सच कब बताएंगे? शेरा, मुझे डर है अवनी, कहीं अभिमन्यु को कुछ कर न ले। तुम उसके गुस्से को तो अच्छे से जानती हो। वहीं अवनी, पर कभी न कभी तो उसे सच पता चल ही जाएगा। शेरा, अभिमन्यु कहीं खुद को उसका जिम्मेदार ना समझ बैठे। ऐसे में साहिल और उसके रिश्ते के लिए यह अच्छा नहीं होगा। अवनी और शेरा बात ही कर रहे थे कि तभी अभिमन्यु की गहरी आवाज़ आती है, मीरा ऐसा कौन सा सच है जो मुझे ही नहीं पता? अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर अवनी और शेरा हैरानी से और घबराहट से पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां अभिमन्यु और रेहान खड़े थे। रेहान के चेहरे पर इस वक्त हैरानी थी। जब अभिमन्यु घर आया था तब उसके चेहरे पर कुछ गुस्सा भी था। रेहान ने जब उसे ऐसे देखा तब वो उसके पास आया। दोनों को तभी एक साथ अवनी की बातें सुनाई दी कि जब वो कह रही थी कि हम अभिमन्यु को सब कब तक बताएंगे। अभिमन्यु ये सारी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा। अवनी साफ साफ देख सकती थी कि अभिमन्यु के फेस पर इस समय कितना गुस्सा भरा हुआ है। अभिमन्यु पहले से ही गुस्से में था। ऐसे में अवनी और शेरा के उसके और साहिल के बारे में सुनना उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। गुस्सा इसलिए था कि उसके आसपास के लोगों को उसके करीबी कुछ ऐसा सच जानते हैं जो उसे ही नहीं पता। उसे सब कुछ छिपा कर रखा जा रहा है। वहीं अवनी थोड़ा घबराकर उसके पास आकर बोलती, अभिमन्यु तुम। अवनी कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु अवनी को रोककर शेरा के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आप सच बता रहे हैं या नहीं? शेरा ने गहरी सांस ली और अभिमन्यु को सब कुछ बताने लगा। अदिति और विक्रम से मिलना, शादी, अभिमन्यु का जन्म, विक्रम की मौत और उसकी जगह किसी बहरूपिये का आना, अदिति का सब कुछ छोड़ने की वजह और साथ ही ये भी कि साहिल अभिमन्यु का छोटा भाई है। शेरा जैसे जैसे सब कुछ बोल रहा था अभिमन्यु का दिमाग वैसे वैसे ही सुन्न होता जा रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में बस वो बात याद आई कि जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी उस वक्त बहरूपिये शैतान ने उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा नफरत भर दी थी। ये बोल दिया था कि उसकी माँ एक सही माँ नहीं है, वो उसने सबको धोखा दिया है। अभिमन्यु कुछ हद तक शैतान की बातों में ही आ गया था। आखिर वो बेचारा कुछ 5 या 6 साल का बच्चा ही तो था। उस वक्त शेरा ने अभिमन्यु को संभाला। अभिमन्यु को अब शेरा की बात सुनकर खुद से ही नफरत हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। काश वो समझ पाता, काश उसे पता चलता उस वक्त भी उसकी माँ को बचपन में प्यार करती थी और वो सब सच था। अभिमन्यु धीरे धीरे उस वक्त संभल तो गया था। अब समझ आया तो वो अपने ही मर्जी का मालिक हो गया था। लेकिन अभी उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था कि उसने काफ़ी वक्त लगाया था। पहले उसे समझ आता तो शायद वो इस वक्त अपनी माँ के साथ होता। रेहान भी शेरा की बातें सुनकर खामोश हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि साहिल और अभिमन्यु भाई हैं। उस माहौल में अवनी का फ़ोन रिंग करता है। अवनी ने धीरे से फ़ोन देखा जहाँ साहिल का ही कॉल आ रहा था। अवनी ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। साहिल। अवनी। साहिल की आवाज़ सुन कुछ धीमी और गुस्से भरी थी। अवनी हैरानी से, साहिल तुम कहाँ हो? अवनी ने साहिल के नाम लेने पर सब उसकी तरफ ही देखते हैं। साहिल अभिमन्यु के साथ मेरे ऑफिस की तरफ जाते वक्त वो बन फैक्ट्री है वहाँ पर आ जाओ। साहिल ने इतना ही बोला और कॉल को कट कर दिया। अवनी, हेलो 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 साहिल, हेलो हेलो साहिल। जब अवनी को महसूस हुआ कि कॉल कट हो गई है तो वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलती है, साहिल ने कहा है मैं तुम्हें लेकर उसके पास उसकी बताई जगह पर आऊँ।
अवनी फिर शेरा की तरफ देखकर बोलती है, मुझे लगता है कुछ हुआ है। साहिल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अवनी फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर, हमें जाना चाहिए। अभिमन्यु ने अवनी की तरफ देखा, फिर बाहर चला गया। अवनी भी उसके पीछे गई, शेरा और रेहान से। शेरा, तुम भी इन दोनों के साथ जाओ। रेहान, तुम भी इन दोनों के साथ जाओ। अभिमन्यु को तुम्हें संभालना है। रेहान ने अपना सिर हिला दिया। फिर घर से बाहर जाकर तीनों ही देखते देखते आसमान में गायब हो गए। बड़ी सी फैक्ट्री जो एक खाली जगह पर ही थी, कई सारी जगहें जल रही थी। शायद कई साल पहले यहाँ आग लगी थी। अभिमन्यु, अवनी और रेहान एक साथ ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तीनों जब अंदर गए, वहाँ एक जगह पर साहिल सर नीचे किए हुए ही बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लोहे का बड़ा सा रॉड था। साहिल का चेहरा नीचे की तरफ होने के उसके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। अवनी ने जब साहिल को ऐसे देखा तो वो जल्दी से उसके पास आई और उसके कंधों को पकड़कर कहती है, साहिल, साहिल क्या हुआ? क्या हुआ साहिल? अभिमन्यु साहिल से कुछ 10 कदम की दूरी पर था। साहिल ने जब चेहरा उठाकर अवनी को देखा तो अवनी एक कदम पीछे हो गई। साहिल के चेहरे पर खून के निशान थे। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था, आंखें भी सूजी हुई थी। साहिल उठकर अभिमन्यु के पास गया और अभिमन्यु बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। साहिल एक दर्द भरी हंसी के साथ बोला, आज मैंने अपना अधूरा काम पूरा कर दिया, आधी तुम्हारी जिम्मेदारी। साहिल ने ये बोला और उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। अभिमन्यु, रेहान और अवनी तीनों ने जब सर उठाकर देखा, तब जहां उसके कोई बुरी तरीके से जख्मी हालत में एक बड़े से रोड से लटका हुआ था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। साहिल ने फिर से अभिमन्यु की तरफ देख गुस्से से कहा, यही है वो इंसान जिसकी वजह से मेरी माँ मेरे पास नहीं है। यही है वो जिसने मुझसे और तुमसे, हम दोनों से अपनी ज़िंदगियाँ छीन ली। इतना बोलकर साहिल गुस्से में उदय के जख्मी और घायल शरीर पे और भी ज़्यादा अपनी शक्तियों से वार करने लगता है। ये देखकर अवनी जल्दी से आकर साहिल को रोककर बोलती है, साहिल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हारी इस गलती की वजह से उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। साहिल अब दिमाग से थक चुका था। अवनी ने उसकी तरफ देखा और उससे कस के गले लगा लिया। साहिल खुद को और संभाल सका। अवनी की बाहों में जाते ही उसने खुद को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहिल के साथ साथ ये सब के आंखों से आंसू थे। अभिमन्यु ने अपनी आंखें और अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और जब उसने आंखें खोला तो उदय की तरफ देखा। इस वक्त अभिमन्यु की आंखें पूरी तरीके से लाल थीं। उसने गुस्से में हवा से भी तेज़ रफ्तार में उदय के शरीर पर बहुत सारे ज़ख्म बना दिए और उसका शरीर ज़ख्म लेकर दूर चला गया। रेहान भी उसके साथ ही गया। अवनी बस साहिल का सहारा ही बन सकती थी। साहिल को चुप करना आसान नहीं था। एक माँ के बिना उसने अपनी ज़िंदगी बिताई थी। प्यार करने वाले थे साथ में, पर एक जगह ऐसी थी जो पूरी तरीके से खाली थी। इतने सालों का दर्द आज आंसू के जरिए बाहर आ रहा था। खाली रेत जहाँ के बीच में एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। अभिमन्यु अपने काले पंख फैलाए वहाँ आया और इस वक्त अभिमन्यु पूरी तरीके से शैतान का राजा लग रहा था। कोई उसके इस रूप को देखे तो वहीं डर के अधमरा हो जाए। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की, तभी वहाँ का पत्थर वहाँ से हट गया। अभिमन्यु फिर नीचे आकर उदय के शरीर को घसीटते हुए अंदर की तरफ लेने जाने लगा। रेहान भी उसके साथ था। अंदर बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। अभिमन्यु को देख सबने अपना चेहरा झुका लिया। उन सब लोगों का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अभिमन्यु उदय को वहाँ बीच में पटक देता है और उदय को ज़्यादा होश भी नहीं था। अभिमन्यु, तूने जितने दर्द मेरी माँ को दिए हैं, तो उससे 100 गुना ज़्यादा दर्द पाएगा।
मौत की भीख मांगेगा तू, पर मौत भी तुझे नसीब नहीं होगी। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह बेहतरीन कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूं और आप इसे यूं ही प्यार से सुनते रहें। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में।